हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। देखो, इस बार हमको चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस से चैप्टर नंबर 5 यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उस चैप्टर नंबर 5 को हटा दिया गया, उसे हमको नहीं पढ़ना है। और एकदम बेसिक चीज़ है, उसे पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए सीबीएसई ने इस बार चैप्टर नंबर 5 को हमारे सिलेबस से हटा दिया है, तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लाइंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो लाइंस की बात करें तो देखो, लाइंस क्या होता है कि अगर हम कोई एक इनफाइनाइट लेंथ ले लें तो उसे हम लाइन बोलते हैं। जैसे एक हमने इनफाइनाइट ले लिया लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ मतलब देखो, इसको हम इधर आगे कितना भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं और पीछे भी कितना भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी इसको हम दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो जब किसी लेंथ की कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती है, यानी उसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ मतलब देखो, इसको हम इधर कहीं भी कितना भी हम इनफाइनाइट, यहाँ कितना भी आगे हम बढ़ा सकते हैं और पीछे भी हम कहीं बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो जब इनफाइनाइट लेंथ होती है तो उसे हम लाइन बोलते हैं। क्या हो गया? लाइन। और लाइंस क्या हो गई कि एक से ज़्यादा अगर हम लाइन ले लें तो उसे लाइंस बोलेंगे। जैसे यह क्या हो गई? ये लाइंस हो गई। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अगर मान लो हमको ये लेना हो कि कोई फाइनाइट लेंथ लेना हो, जैसे इसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक है, अब हमको कोई फाइनाइट लेंथ लेना हो तो क्या करेंगे कि ये लाइन है ना, इस लाइन का कोई एक पार्ट ले लेंगे। जैसे यह ए बी मान लो लाइन हो गया। ठीक है, अब इस या यहाँ पे ए बी कोई लाइन हो गया, इस लाइन का अगर हम कोई पार्ट ले लें, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यह एक क्या हो गया? पार्ट हो गया, तो उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये लाइन है ना, इस लाइन का अगर हम कोई पार्ट ले लें, जैसे ये पूरा लाइन है ये भी, इस लाइन का हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट ले लिया, जैसे मान लो हमने सी डी बोल दिया, तो ये जो हमने पार्ट लिया ना, ये सी डी क्या हो गया? यह एक लाइन सेगमेंट हो गया। सी डी क्या हो गया? यह एक लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन सेगमेंट कुछ नहीं होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जो लाइन होता है ना, उस लाइन का अगर कोई एक पार्ट ले ले, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। यानी हम ये बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट की दो एंडिंग पॉइंट होती है। देखो, एक इन पॉइंट यह और एक इन पॉइंट यह, यानी यह यहीं तक रहेगा, इसको हम इधर ना बढ़ा सकते ना ही इधर बढ़ा सकते। देखो, लाइन को हम आगे और पीछे कहीं बढ़ा सकते हैं, इसकी लाइन की कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती। यहाँ दोनों तरफ रे है ना, दोनों तरफ एरो है ना, एरो मतलब ये है कि इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो लाइन की कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती, इसे आगे पीछे कहीं बढ़ा सकते हो। लेकिन लाइन सेगमेंट की टू एंडिंग पॉइंट होती है, इधर भी, इसको ना हम आगे बढ़ा सकते हैं ना पीछे। तो अगर टू एंडिंग पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो एक लाइन है। और लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है और लाइन सेगमेंट की फाइनाइट लेंथ होती है। फाइनाइट लेंथ मतलब इसकी फिक्स लेंथ होती है और इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। रे की और लाइन सेगमेंट की फिक्स नहीं होती है। क्लियर है? तो अगर इसका कोई भी पार्ट ले ले लाइन का तो क्या होगा? लाइन सेगमेंट। अब उसके बाद से ये लाइन हो गया, फिर हम लोग पढ़े लाइन सेगमेंट। अब हम लोग देखेंगे रे। एक वर्ड आता है रे। तो रे क्या है कि फिजिक्स में जो हम लोग रे पढ़ते हैं ना, रे मतलब किरण, जो हम लोग पढ़ते हैं रे ना, लाइट रे, तो वहीं से ये ओरिजिनेट हुआ है रे। रे क्या होता है? जैसे देखो, मान लो ये सन है, हम लोग पढ़े ना, सन है, सन से ऐसे लाइट आती है, रे आती है ऐसे। ठीक है, तो रे में क्या होता है कि ये जहाँ से निकलती है वहाँ फिक्स पॉइंट होता है, इंड पॉइंट होता है, लेकिन ये आगे की तरफ इसकी कोई इंड पॉइंट नहीं होता, ये आगे की तरफ कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो देखो, अगर लाइन है, लाइन का एक एंड पॉइंट हो गया, ठीक है, वन फिक्स पॉइंट यानी स्टार्टिंग एंड पॉइंट हो, और आगे इसको हम कहीं भी एक्सटेंड करें तो इसे हम बोलते हैं कि यह एक रे है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, लाइन सेगमेंट और रे में डिफरेंस क्या होता है कि लाइन सेगमेंट में, ठीक है, पहले देखो लाइन क्या होता है, तो लाइन में कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती है, दोनों तरफ एरो होता है, यानी हम इधर भी कहीं बढ़ा सकते हैं। लाइन की कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जब लाइन की दो एंडिंग पॉइंट ले लेंगे, जैसे यहाँ भी, यानी ना तो आगे बढ़ा सकते हैं ना तो पीछे, यानी अगर टू एंडिंग पॉइंट हो गई तो हम उसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, और वही अगर लाइन ऐसी हो कि एक एंडिंग पॉइंट हो, यानी हम इधर तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन आगे हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं, यानी सिर्फ एक एंडिंग पॉइंट हो, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट और आगे एंडिंग पॉइंट ना हो, तो जब एक एंडिंग पॉइंट हो तो उसे हम बोलेंगे कि यार रे है। क्लियर है? यानी लाइन में नो एंडिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट होते हैं। और रे में क्या होता है कि वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट,
यानी यहाँ पे इंड पॉइंट है, इधर हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन दूसरी तरफ इंड पॉइंट नहीं, इधर कहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये रे हो गया। अब लाइन को या लाइन सेगमेंट या रे को हम या तो ऐसे लिखेंगे कि जैसे मान लो ये सी डी है तो हम लिख देंगे लाइन सेगमेंट सी बी। ये रे है, मान लो ये पी क्यू रे है तो हम लिख देंगे रे पी क्यू। या फिर कोई स्मॉल लेटर से हम डिनोट कर देंगे, जैसे मान लो यह यल हो गया तो हम लिख देंगे लाइन सेगमेंट यल या फिर लाइन सेगमेंट यम, ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है कि जब भी कोई, अगर हम टू लाइन ले लिए, मान लो एक लाइन यह हो गया, इसको मान लो हमने ए बी बोल दिया। ठीक है, एक लाइन ए बी हो गया और यहाँ मान लो ये दूसरी लाइन ये सी डी हो गया। ठीक है, लाइन मतलब कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो अगर टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। जैसे देखो ए बी सी डी दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो हम बोलेंगे यह इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं। पैरेलल लाइन्स, ठीक है, तो पैरेलल लाइन्स क्या होती है, ऐसी लाइन्स जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। जैसे देखो मान लो हमने मान लिया यह एक ए बी लाइन हो गया और एक यहाँ पे यह एक सी डी लाइन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको आगे कहीं भी एक्सटेंड करो, पीछे कहीं भी एक्सटेंड करो, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे उसे हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं कि पैरेलल लाइंस के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, जैसे देखो इसको हम बोलेंगे यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी और सी डी के। तो पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना वो सेम होती है। जैसे यहाँ डिस्टेंस लिए, अगर यहाँ डिस्टेंस 1 मीटर है तो यहाँ डिस्टेंस लिए ये भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए 1 मीटर, यहाँ लिए तो ये भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए 1 मीटर। यानी पैरेलल लाइन के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा सेम होती है। कहीं भी इसे मेजर करोगे ये 1 मीटर ही होगा। ठीक है, तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है, तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करे तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्लियर है, तो ये लाइंस हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स के कितने टाइप। देखो एंगल क्या होता है, देखो कि जब किसी सेम पॉइंट से, जैसे यह पॉइंट है, जब किसी सेम पॉइंट से टू रे ओरिजिन होती है, यानी जब किसी सेम पॉइंट से टू रे ओरिजिनेट होती है यानी टू रे निकलती है तब जाके एंगल बनता है। ठीक है, जैसे देखो यह एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से यह रे एसी, यह रे है ना, रे क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एरो होता है, दूसरी तरफ फिक्स पॉइंट नहीं होता है। तो इसी पॉइंट ए से एक रे एसी निकल रही है और दूसरी रे ए बी निकल रही है। तो जब सेम पॉइंट से टू रे ओरिजिनेट होती है यानी टू रे निकलती है तब जाके यह एंगल बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एंगल हो गया। ठीक है, अब एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, देखो इसे ऐसे लिखेंगे एंगल सी ए बी, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। देखो इसे या तो इधर से स्टार्टिंग कर सकते हो सी ए बी, या फिर इधर से भी कर सकते हो बी ए सी, कैसे भी लिख सकते हो। तो इसे या तो एंगल सी ए बी लिख सकते हैं या फिर एंगल बी ए सी, या फिर कभी कभी हमको ऐसे सिंपल एंगल ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे बना है ना, जहाँ बनता है उसे ही नाम देते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यह एंगल कहाँ बना है, ए पे, तो इसे केवल एंगल ए भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों में से हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं एंगल को, या तो सी ए बी इधर से स्टार्ट कर सकते हैं सी ए बी, या फिर बी ए सी, या फिर यह एंगल ए पे बना है ना तो इसे सिंपली एंगल ए भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मान लो एंगल 30 डिग्री है तो इसे ऐसे लिख देंगे एंगल सी ए बी इजकल टू 30, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इजकल टू 30, या फिर लिख सकते हैं एंगल ए इजकल टू 30, या फिर इसी को हम ऐसे लिखते हैं मीजर ऑफ एंगल ए इजकल टू 30 डिग्री। यानी एंगल ए का मेजरमेंट कितना है 30 डिग्री, यानी एंगल ए कितने का है 30 डिग्री। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इजकल टू 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल बना है ना, इस एंगल, ये एंगल जो है टू रे से मिलके बना है, एक रे ए सी है और एक रे ए बी है। तो एंगल जिन रे से मिलके बना होता है उसे हम आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। जैसे देखो यह एंगल एक AC और एक AB दो रे से बना है, तो हम बोलेंगे कि AC और AB इस एंगल के क्या है, आर्म है। यानी AC एंड AB आर आर्म्स ऑफ
एंगल सी ए बी, ठीक है। यानी ये एंगल सी ए बी बना है ना, इस सी ए बी के 2 आर्म्स हैं, एक आर्म ए सी है और एक आर्म ए बी है। क्लियर। आर्म क्या होता है कि एंगल जिस रे द्वारा मिलकर बनाता है उन्हें हम उस एंगल के आर्म बोलते हैं। तो एक आर्म ए सी और एक आर्म ए बी है। क्लियर है। अब देखो ये दोनों रे जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, जैसे ए सी और ए बी कहाँ से निकले, ए से ना, तो जहाँ से दोनों रे निकलते हैं उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। यानी हम बोलेंगे ए इज वर्टेक्स ऑफ एंगल सी ए बी। यानी एंगल सी ए बी का वर्टेक्स क्या है, ए। क्लियर है। तो यह एंगल हुआ, ए सी और ए बी को हम बोलेंगे यह एंगल के आर्म है, और यह ए को बोलेंगे कि ए जो है वो एंगल का क्या है, वर्टेक्स है। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे ना, फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे इक्विट एंगल। फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे इक्विट एंगल्स। इक्विट एंगल्स, इक्विट एंगल्स क्या होते हैं कि ऐसे एंगल्स जो 90 से लेस होते हैं, यानी ऐसे एंगल जो 0 से बड़े हो और 90 से छोटे, उसे हम इक्विट एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेसर देन 90 डिग्री। यानी ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हो लेकिन 90 डिग्री से छोटे हो, उसे हम बोलते हैं इक्विट एंगल। जैसे देखो हमने यह एक एंगल बना दिया, ठीक है, ऐसे हमने एक एंगल बना दिया, मान लो यह सी ए बी, ये एक एंगल हो गया। ठीक है, इस एंगल की मेजरमेंट मान लो अगर 60 डिग्री है, तो हम देख रहे हैं 60 डिग्री 90 से छोटा है ना, तो ऐसे एंगल जो 90 से छोटे हो, और 60 0 से बड़ा है ना, तो ऐसे एंगल जो 90 से छोटे होते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विट एंगल। यानी 60 क्या हो गया, इक्विट एंगल। या फिर हम 30 डिग्री ले लें, 30 डिग्री 90 से छोटा है, क्या हो गया, इक्विट एंगल। या फिर मान लो हम 68 डिग्री ले लिए, या फिर हम 15 डिग्री ले लिए, या फिर हम 75 डिग्री ले लिए, यानी कोई भी एंगल जो 90 से छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विट एंगल बोलते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इक्विट एंगल, फिर सेकंड पढ़ते हैं हम लोग राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है। अब देखो 90 से छोटा है तो उसे तो हम इक्विट एंगल बोल देंगे। और मान लो हमने कोई एक ऐसा एंगल बना दिया, मान लो ये P, ये Q और R, हम एक ऐसा एंगल बना दें जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। जैसे अगर 90 से छोटा बन रहा है तब तो हम उसे इक्विट एंगल बोल देंगे। लेकिन मान लो हमने एक ऐसा एंगल बना दिया जिसकी वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री, तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, दोज एंगल्स विच आर 90 डिग्री, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। क्लियर है। तो अगर 90 से छोटा होगा तो इक्विट बोलोगे, और 90 डिग्री होगा तो उसे राइट एंगल बोलोगे। ठीक, फिर हम लोग थर्ड टाइप पढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब मान लो 90 से छोटा होगा तो इक्विट बोल दिए, 90 हो गया तो राइट एंगल बोल दिए, और 90 से बड़ा होगा तो क्या बोलोगे, तो ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 से बड़ी हो लेकिन 180 से छोटी हो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई एक ऐसा एंगल बना दिया ऐसे, ठीक है, मान लो हमने कोई एक ऐसे एंगल बना दिया, या फिर सिंपली ऐसे समझो, हमने एक यह स्ट्रेट लाइन लिया, एक ऐसे एंगल बना दिया, या मान लो यह R हो गया, या यस हो गया, या और यह T हो गया। अब ये एंगल जो होगा ना वो 90 से बड़ा होगा, मान लो ये 120 डिग्री हो गया। तो जब 90 से बड़ा कोई एंगल होगा और 180 से छोटा है 120, तो जब कोई एंगल 90 से ग्रेटर होगा, ठीक है, कोई भी एंगल जो 90 से क्या हो, 90 से क्या हो, ग्रेटर हो, लेकिन 180 से क्या हो, लेस हो। अगर 90 से ग्रेटर है और 180 से, अगर 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है, लेस है, अगर 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, उस एंगल को हम बोलेंगे कि वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। यानी ऐसे एंगल जो 90 से क्या हो, ग्रेटर हो, लेकिन 180 से क्या हो, लेस हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या लिखोगे, दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 बट लेसर देन 180, ऐसे एंगल जो 90 से बड़े हो लेकिन 180 से छोटा, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि
155 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? तो 155 को कौन सा एंगल बोलोगे? ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये 90 से ग्रेटर है और 180 से ये लेस है, ठीक है। तो जो 180 से लेस हो बट 90 से ग्रेटर, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। फिर हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर एंगल, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर 90 से बड़ा हो और 180 से कोई एंगल छोटा हो तो उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम बोलते थे ऑब्ट्यूस एंगल। अब मान लो कोई ऐसा एंगल बने जिसका मेजरमेंट कितना हो? 180 डिग्री, यानी कोई एंगल अगर 180 डिग्री का हो तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 180 है उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल्स। यानी दोज एंगल्स, हम राइट कर सकते हैं, दोज एंगल्स हुज मेजर is 180 degree are called straight angles, ठीक है। ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू क्या? 180 डिग्री, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो 180 का एंगल है तो उसे तो हम स्ट्रेट लाइन बोल देंगे। अब मान लो कोई ऐसा एंगल बने जो 180 से बड़ा हो, जैसे मान लो एंगल ऐसे बन गया, ये मान लो ये P हो गया, ये R हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। तो देखो यह एंगल जो बनेगा वो तो 180 से छोटा बनेगा, लेकिन ये जो एंगल बनेगा बाहर वाला, ये जो एंगल बनेगा वो 180 से बड़ा बनेगा। तो ये जो बाहर वाला एंगल है ना, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि इसकी वैल्यू 180 से क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे मान लो ये हो गया 185 डिग्री, ठीक है। ये कितने का होगा? 185 डिग्री। तो जब यह एंगल 180 से बड़ा होगा, तो 180 से बड़ा होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? तो देखो ये अंदर वाला जो एंगल है ना, इसे हम क्या बोलते थे? इसे हम इक्विट एंगल बोलते थे, इक्विट एंगल। लेकिन ये जो बाहर वाला एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये बाहर वाला, इसकी वैल्यू क्या होती है? 180 से बड़ी होती है और 360 से छोटी होती है, ठीक है। तो हम राइट कर सकते हैं कि द एंगल्स या दोज एंगल्स हुज मेजर इज more than 180 but less than 360 are called reflex angle। क्लियर है? अगर 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। फिर नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टाइप ऑफ एंगल वो होगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो? 360 डिग्री हो, ठीक है। यानी हम राइट कर सकते हैं एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। अगर मेजर 360 डिग्री है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट। जैसे देखो कंप्लीट एंगल मतलब ये पूरा सर्कल बनेगा, ये पूरा एंगल है, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है कि अगर 360 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। जैसे देखो यह इक्विट एंगल है, ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर इक्विट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल इस पूरे को ऐड करोगे तो ये दोनों मिलके जो होंगे ना वो एक कंप्लीट एंगल बनाएंगे। यानी दोनों का, या इक्विट एंगल और या रिफ्लेक्स एंगल, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 360। जैसे ये मान लो अगर हम 285 माने तो अगर 360 से 285 हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी इक्विट एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यह एंगल और ये एंगल, बाहर वाली एंगल इक्विट और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उससे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्लियर है? तो देखो एक बार और फिर देखो, अगर कोई एंगल 0 से बड़ी हो, ठीक है, 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो, ठीक है। तो अगर 0 से बड़ी हो 90 से छोटी हो तो उसे हम बोलेंगे इक्विट एंगल, ठीक है। और अगर कोई एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल।
अगर 0 से बड़ी और 90 से छोटी, अगर 90 से छोटी हो तो एक्यूट एंगल बोलोगे, अगर 90 डिग्री का कोई एंगल हो तो उसे राइट एंगल बोलोगे, और 90 डिग्री से बड़ी लेकिन 180 डिग्री से छोटी हो तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलोगे, और कोई 180 डिग्री का एंगल है तो उसे स्ट्रेट एंगल बोलोगे। फिर कोई एंगल 180 से बड़ी है लेकिन 360 से छोटी हो तो उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे, और कोई एंगल अगर मान लो 360 डिग्री का आ गया तो उसे कंप्लीट एंगल बोलोगे। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। अभी तो हम लोग सिर्फ सिंगल एंगल पढ़ रहे थे, अब हम लोग पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक, तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में हम लोग फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, जैसे देखो ऐसा एंगल बनाना हो तो ये जो इसमें 2 एंगल बना है, देखो एक बन रहा है CAB, एक ये एंगल बन रहा है CAB, और दूसरा बन रहा है DAC, ये एंगल। 2 एंगल्स बन रहा है, फॉर्म हो रहा है ना। ठीक है, 2 एंगल्स फॉर्म हो रहा है ना, एक एंगल यह और एक एंगल ये, 2 एंगल्स फॉर्म हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म हो। ठीक है, एक कॉमन आर्म हो, जिसे देखो इसमें 3 आर्म है, एक आर्म ये है, सेकेंड आर्म ये है, और थर्ड आर्म ये है। हम आर्म क्या बोले थे, जिन रे द्वारा एंगल बनते हैं उन्हें आर्म बोलते हैं। तो 1 2 3 रे द्वारा ये दोनों एंगल बन रहे हैं ना, तो इसे हम आर्म बोलेंगे। एक आर्म AB है, एक आर्म AC है, और एक आर्म AD है। तो ऐसे एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म हो, जैसे देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल में भी ये वाला आर्म है, ये वाला आर्म है ना, फिर ये जो दूसरा एंगल बन रहा है इस दूसरे एंगल में भी ये वाला आर्म है ना। तो हम देख रहे हैं ये जो आर्म है AC वो इस फर्स्ट एंगल में भी है, सेकंड एंगल में भी है, दोनों एंगल में है ना, यानी ये जो AC क्या है, कॉमन आर्म है। तो ऐसे एंगल जिसमें एक आर्म कॉमन हो उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्लियर है, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों एंगल में ये जो है ये रे, ये आर्म जो है वो क्या है, कॉमन है। तो ये कॉमन आर्म है तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए, एडजेसेंट एंगल। यानी एंगल DAC, एंगल DAC ये वाला एंगल, एंड एंगल CAB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल, आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है, ये दोनों क्या हो गए, ये और ये क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। वही अगर देखो अगर ऐसे होता ना, जैसे एक और एग्जांपल समझ लो, मान लो हमने यहाँ AB ले लिया, यहाँ C ले लिया, यहाँ D ले लिया, यहाँ एक और हमने एंगल ले लिया, ये D और E। ठीक है, तो देखो मान लो ये एंगल अब 3 एंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखो एडजेसेंट मतलब सिंपल समझो पड़ोसी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी। तो जो पड़ोसी एंगल होते हैं उसे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब हम यहाँ बताएं, यहाँ पूछे कि कौन कौन एंगल है, जैसे मान लो हम मान लिए कि यह एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है। हम पूछे आपसे कि यहाँ कौन कौन एडजेसेंट एंगल है, तो जो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे या जिसमें एक कॉमन आर्म होगा। जैसे देखो एंगल 1 और 2 इन दोनों में क्या है, ये कॉमन आर्म है ना, तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। एंगल 1 एंड 2 एडजेसेंट एंगल। वैसे 2 और 3 को देखो, एंगल और 2 और 3 में भी एक कॉमन आर्म है ना, तो एंगल 2 और 3 में भी एक कॉमन आर्म है, तो एंगल 2 और 3 भी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। लेकिन देखो 1 और 3 एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो 1 और 3 इसके बीच में कोई कॉमन आर्म नहीं है, ये इससे बन रहा है एंगल 1 और 3 इन आर्म द्वारा बन रहा है, और ठीक है एंगल 1 किन आर्म द्वारा बना है, AB और AC द्वारा, और एंगल 3 किसके द्वारा बन रहा है, इसके द्वारा, AE और AD। तो ये और ये दोनों आर्म मिलके 3 बना रहे हैं, और ये दोनों आर्म मिलके 1 बना रहे हैं। तो 1 और 3 में कोई एंगल कॉमन, कोई आर्म कॉमन नहीं है। तो 1 और 3 में कोई आर्म कॉमन नहीं है, यानी 1 और 3 एडजेसेंट एंगल नहीं है। ऐसे समझो पड़ोसी नहीं, इनके बीच में क्या आ गया, 2। तो जो पड़ोसी एंगल होते हैं ना उन्हीं को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। यानी 1 2 एडजेसेंट एंगल है पास में है ना, 2 3 एडजेसेंट एंगल है पास में, लेकिन 3 और 1 एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि पास में नहीं है। फिर ऐसे बोलो इनमें कोई कॉमन आर्म नहीं है। ठीक है, क्लियर है। फिर पेयर ऑफ एंगल में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, जैसे देखो ये जो एडजेसेंट एंगल बना था ना, ये जो एडजेसेंट एंगल का ये जो रे है, इसे ऐसे करते करते यहाँ लेते आओ स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, जैसे देखो हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो ये मान लो यह AB था, ये AB था, फिर ये AC था। अब ये AD है ना, इसको यहाँ से लेके ऐसे कर दो, AD को हमने ऐसे कर दिया स्ट्रेट पे।
ठीक है, AD को स्ट्रेट, तो यह BD क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। ऐसे एंगल देखो, ये एंगल और एंगल, ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन, या ये क्या है स्ट्रेट लाइन, BD क्या है स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे बने हैं ना, और सेम वर्टेक्स पे, इस एंगल और इस एंगल दोनों का ये वर्टेक्स क्या है, सेम है। तो ऐसे एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे बने और उनका वर्टेक्स क्या हो, सेम हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसे CAB और CAD यहाँ क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, या इसे 1 मान ले, इसे 2 मान ले, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, लेकिन ऐसे एडजेसेंट एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बने उसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहा है ना, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट एंगल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी ऐसे एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बने और जिनका वर्टेक्स सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम 180 होता है। जैसे 1 और 2 दोनों लीनियर पेयर है ना, तो अगर ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये याद रखना कि स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं सेम वर्टेक्स पे, तो दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे और इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। क्लियर है। फिर हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट मतलब जिनके वर्टेक्स क्या हो, अपोजिट हो। जैसे देखो यह एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो इन्हें हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और ये वर्टेक्स ये हो गया, इसके ऊपर ये और नीचे ये, तो अपोजिट में बना ना, तो वर्टेक्स के अपोजिट में जो एंगल बनते हैं उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। यानी एंगल AOC, देखो हम ऐसे राइट कर सकते हैं, एंगल AOC एंड यह AOC, और इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, BOD एंड एंगल BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करे तो वर्टिकली अपोजिट बनेगी, और कैसे बनेगी कि वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक वर्टेक्स के ऊपर हो तो एक वर्टेक्स के नीचे हो। अब जैसे ये वर्टिकली अपोजिट बना वैसे ये भी वर्टिकली अपोजिट बना, ये भी दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट है, एक वर्टेक्स के लेफ्ट में है, एक वर्टेक्स के राइट में है, तो ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। यानी हम राइट कर सकते हैं कि एंगल AOD ये वाला एंड एंगल COB ये वाला, एंगल COB आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है। तो ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हुए, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हुए, और ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे AOC और एंगल BOD, AOC और BOD दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे देखो अगर यह 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। यानी AOD इक्वल टू होगा एंगल COB के। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो ये हुआ लाइन्स और एंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन।